जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं दिग्विजय सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेपकर एकेडमी में। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और जहां पर होंगे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने किन्हीं दो अंकों का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम के सहायता से कैसे निकालते हैं उसको सीख लिया था। आज हम देखेंगे कि 3 अंकों का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, हमने पहली क्लास में बताया था कि अगर किन्हीं 2 अंकों का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम के सहायता से ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 180 है। तो हम किसको लेंगे? 180 को लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 180 का डिफरेंस मतलब अंतर किसके साथ सबसे कम है। तो हम देखेंगे कि 420 और 180 में अंतर अधिक होगा। तुलना करें किसके? 180 और 378 के अंतर में। तो दूसरे नंबर पे हम संख्या कौन सी लेंगे? 378। क्यों? क्योंकि 180 और 378 के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कम है। तो कम अंतर वाली संख्या को लेंगे किसके साथ? सबसे छोटी संख्या के साथ। तो दूसरी संख्या कौन सी लेते हैं? 378। फिर क्या लिखेंगे? अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का की सहायता से या उसके प्रयोग से। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से पहले बच्चों, हमने पहली क्लास में ये सीख चुके हैं कि 180 और 378 दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी उस सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे हम? 180 से डिवाइड कर देंगे 378 को। उसके बाद देखेंगे कि 180 का पहाड़ा पढ़ना है कि 378 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 शून्य शून्य होगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा और कैरी 3 2 8 जा 16 कैरी कितना हुआ? 1 होगा और 2 1 जा 2 और 2 1 3 हो गया। टोटल कितना हो गया? 360। अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। 8 में से 0 जाएगा, 8 बच जाएगा। 7 में से 6 गया, 1 बच गया और 3 में से 3 चला जाएगा तो 0। अब जो शेषफल आएगा उसको हम क्या बना देंगे? डिवाइडेंट या डिवाइजर बना देंगे या भाजक बना देंगे। और इससे पहले का जो भाजक होगा उसे हम भाज्य बना देंगे या डिवाइडेंट बना देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा? 180। अब 18 का टेबल पढ़ना है कि 180 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। यहां पे कितना आ गया? 180 और घटाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। और हम पिछली क्लास में जान चुके हैं कि जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है उससे पहले का जो डिवाइजर होता है वही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। अतः 180 और 378 का एचसीएफ कितना होगा? 18। लेकिन अभी एक संख्या और है, कौन सी? 420 या 420 है। अब दोबारा में हम देखेंगे कि क्या 18 से मतलब 420 18 से डिवाइड हो रहा है? करके देखते हैं। तो 420 बटा 18 करके देख लेते हैं। रफ में करेंगे इसको हम। 18 दूना 36, बचेगा कितना? 4 6 हो जाएगा कितना? 60। क्या 18 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता है। अतः क्या होगा? ये नहीं कटेगा। तो अब हम दोबारा 180 और 420 का भी एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहां पे निकालेंगे फिर से 180 और फिर 420। फिर से लिखेंगे यही सेम चीज। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से प्रयोग से
यहाँ पे देखेंगे फिर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। 180 से डिवाइड कर देंगे 420 को। 180 का टेबल पढ़ेंगे कि 420 से ज्यादा ना हो। अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 18 3 54 540 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 18 दूना 36 हो गया कितना? 360। घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 6 जाएगा नहीं, एक का ही लेते हैं। 12 हुआ, 12 में से 6 गया 6 बच जाएगा। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया 0। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा, इसी रिमाइंडर को हम क्या मान लेंगे? डिवाइजर। और जो इससे पहले का डिवाइजर होगा उसे हम डिवाइडेंड बना लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 180। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 60 का टेबल पढ़ना है कि 180 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 6 त्रिक 18, 180 हो गया। अब 180 में से 180 चला जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमने देखा कि और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब कि इससे पहले वाला जो डिवाइजर होगा वही क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अतः यहाँ पे 180 और 378 का एचसीएफ क्या आया? लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 180 एंड 378 इक्वल टू 18। और यहाँ पे क्या हो गया? इन दोनों 180 और 420 का एचसीएफ कितना आएगा? 60 आएगा। तो फिर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 180 एंड 420 इक्वल टू कितना आ गया? 60। अब चूंकि दो एचसीएफ आ गए हैं, 180 और 378 का एचसीएफ 18 आया और 180 और 420 का एचसीएफ 60 आया। दोनों एचसीएफ अलग अलग हैं। जब ऐसा केस बनता है तो फिर से हम दोनों एचसीएफ का फिर से एक बार एचसीएफ निकालते हैं। कहने का मतलब अब निकालेंगे 18 और 60 का एचसीएफ, और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का होगा, कॉमन होगा। तो हम देखेंगे इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे या यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो इसके प्रयोग में सबसे पहले हम देखते हैं कि दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 18 और 60 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 18 होगी। तो इसमें फिर से लिखा दो बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम बी गेट हमें प्राप्त होता है क्या? 18 से 60 को डिवाइड करना है। चलो इसका डिवाइड हम कहां पे कर लेते हैं? यहां कर लेते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, मतलब 18 से डिवाइड कर देंगे 60 को। 18 का टेबल पढ़ो कि 60 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 18 3 54, बच गया कितना? 6। अब इससे पहले का जो डिवाइजर होगा वो क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड। और जो ये रिमाइंडर आया इसको हम क्या बना देंगे? डिवाइजर। यहाँ पे कितना आ गया? 18। अब 6 का टेबल पढ़ो कि 18 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? 3। और यहाँ पे पूरी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उससे पहले का जो डिवाइजर होगा वही क्या होता है? दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। अतः 378, 180 और 420 का एचसीएफ कितना आ गया? 6। So HCF of 378, 180 and 420 इक्वल टू 6। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। अगर 3 संख्याएं हों और उनका एचसीएफ निकालना हो किस मेथड से? यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 180। अब देखेंगे कि सबसे कम डिफरेंस 100 मतलब सबसे छोटी का दूसरे किस संख्या के साथ अंतर कम है, डिफरेंस कम है। तो दूसरी कौन सी संख्या होगी जिसके साथ अंतर कम होगा? 378। तो 180 और 378 का सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना पहली क्लास में बता चुके हैं कि क्या करते हैं हम?
छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया तो कितना आ गया, 360 आया। 360 में से 378 से 360 को घटाए 18 आ गया। जो रिमाइंडर आता है दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइजर बना देते हैं, और जो उससे पहले का डिवाइजर होता है उसको हम डिवाइडेंड बना देंगे। तो 18 से अब 180 को भाग करेंगे तो कितना, 18 धम्मा कितना होगा 180, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसके जस्ट पहले वाली संख्या क्या होती है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होती है। तो ये 180 और 378 का एचसीएफ क्या आ गया, 18 आ गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन में तो जो एचसीएफ यहाँ पे आता है वो तीनों संख्याओं का होता है। हम चेक कैसे करते हैं, मतलब जो एचसीएफ आएगा, अब तीसरी संख्या को भी देखेंगे कि तीसरी संख्या इस एचसीएफ से कट रही है या नहीं कट रही है पूर्णतः। अगर कट जाएगी तो यही क्या होगा, यूनिवर्सल एचसीएफ हो जाएगा, मतलब तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं कटेगी तो फिर से हम क्या करेंगे, दो संख्याएं जो बची हुई हैं उनका भी एचसीएफ निकाल लेंगे। देखते हैं यहाँ पे 18 आया, 180 और 378 का एचसीएफ 18 आ गया। 420 को 18 से डिवाइड किए, नहीं कटा, अतः हम क्या करेंगे, अब 180 और 420 का भी एचसीएफ निकाल लेंगे। किस मेथड से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो फिर से क्या किए, 180 और 420 का एचसीएफ निकाले। क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो 180 से 420 को डिवाइड किए, कितनी बार टेबल गया, 2 बार, 360 आ गया। 420 में से 360 को घटाए 60 आया। और जो रिमाइंडर आता है दूसरे स्टेप में उसी को हम डिवाइजर बना लेते हैं, उसी को हम भाजक बना लेते हैं। अब भाजक 60 हो गया और उससे पहले का जो भाजक होगा उसे हम भाज्य बना लेते हैं, डिवाइडेड बना लेते हैं। तो 180 यहाँ पे आ गया। 60 का टेबल पढ़ना है, 180 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 180 आया। पूर्णतः यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0। और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी के पहले का जो डिवाइजर होता है वो दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 180 और 420 का एचसीएफ कितना होगा, 60 होगा। अब देखो दो इसमें एचसीएफ कितने आए, दो, एक 18 और एक 60, मतलब 180 और 378 का एचसीएफ कितना आया, 18 आ गया। और 180 और 420 का एचसीएफ कितना आ गया, 60 आ गया। जब ऐसे केस बनते हैं, जब दो एचसीएफ आते हैं तो फिर से हम दोनों एचसीएफ का भी एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे 18 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे, किस मेथड से, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। जगह यहाँ पे नहीं थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 18 क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो 18 से 60 को डिवाइड किए, कितनी बार, 3 बार टेबल गया। 18 3 54 और 60 में से 54 गया, 6 बचा। अब 6 क्या हो गया, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा उसको डिवाइजर बना लेंगे और उससे पहले के डिवाइजर को डिवाइडेंड बना देंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि 18 से ज्यादा ना हो। और 6 त्रिक 18, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अतः ये क्या होगा, यूनिवर्सल एचसीएफ होगा। सो वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ 378, 180 एंड 420 इक्वल टू 6। हमें लगता है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है उसे कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 398, 436 और 542 का एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसको हम भाग करें तो 7, 11 और 15 बचे। अतः ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 398, 436 और 542 से भाग देने पर 7, 11 और 15 क्रमशः बचे। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या और कहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या की चर्चा हो रही है, बात हो रही है, मतलब हमें उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें एक ऐसा एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना है जिसको 398 से भाग करें तो 7 आ जाए शेष पर, अगर 436 से भाग करें तो 11 आ जाए और 542 को भाग करें तो 15 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि दिए गए शेषफलों को क्या करेंगे, हाल में सबसे पहले
दिए गए शेष फलों को दी गई संख्या से घटाने पर, दी गई संख्या से घटाने पर, मतलब क्वेश्चन क्या है, वो बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 398, 436 और 542 को यदि भाग किया जाए तो शेष फल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। और जो ये बड़ी संख्या है मतलब निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ भी किस मेथड से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, दिए गए शेषफलों को दी गई संख्या से घटा देंगे। तो संख्या क्या है 398 पहली, तो पहली संख्या से पहला शेषफल घटाएंगे, मतलब 398 में से 7 घटा देंगे, बचेगा क्या 391 बच जाएगा। फिर दूसरी संख्या से दूसरा शेषफल घटाएंगे, मतलब 400, दूसरी संख्या क्या है 436, 436 में से घटा देंगे हम 11 को, तो कितना बचेगा 436 में से 10 गया 426, एक 11 चला जाएगा तो 400 बच जाएगा 25। और अब तीसरी संख्या कौन सी है 542, 542 में से प्यारे बच्चों क्या घटाएंगे 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12, 12 में से 5 गया 7 बच जाएगा, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे 5, तो 542 में से 15 गया कितना बच जाएगा 527। अब जो ये रिजल्ट आया इन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो संख्या कौन सी आ गई 391, 425 और 527। अब तीनों संख्याओं में हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 391 होगी। अब देखेंगे कि 391 का अंतर दूसरी कौन सी संख्या है जिसके साथ कम है, तो 391 और 425 का अंतर कम होगा किसकी अपेक्षा 527 की अपेक्षा, मतलब अब हम दोनों संख्याओं को लेंगे और दोनों में क्या लगा देंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर देंगे, तो क्या निकल आ जाएगा एचसीएफ निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा 391 तथा 425 को लेंगे, इसमें लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम by using यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो क्या करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, मतलब 391 डिवाइड कर देंगे 425 को, कितनी बार जाएगा 391 का पहाड़ा पढ़ो कि 425 से ज्यादा ना हो, एक बार जाएगा, एक बार ले जाते हैं, कितना आ जाएगा 391 घटा देते हैं, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 2 में से 9 जाएगा नहीं कैरी लो 12 हो गया, 12 में से 9 गया 3 बच गया, अब बचा यहाँ पे 34 और इधर क्या आ गया 391। अब बच्चों 34 का पहाड़ा पढ़ो कि 391 से ज्यादा ना हो, हमें लगता है अगर 10 बार लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, अगर 11 बार चला जाएगा लेके जाते हैं, देखते हैं 11 चौको 44, कड़ी कितना है 4, 11 तिहाई 33 और 33 और 4 कितना हो जाएगा 37, एक बार और लेके जाते तो क्या हो जाता ज्यादा हो जाता, ठीक है। अब घटा देते हैं, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, यहां बचा 8 और 8 में से 7 गया 1 बच गया, तो आ गया 17, रिमाइंडर क्या आ गया 17। अब जो रिमाइंडर होगा उसको हम क्या बना देंगे डिवाइजर बना देते हैं, तथा उसके पहले का जो डिवाइजर होगा उसे डिवाइडेंड बना देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 34। अब 17 का पहाड़ा पर हो कि 34 से ज्यादा ना हो, तो 17 दूना 34 पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी से
पहले वाला जो डिवाइजर होता है, जो भाजक होता है, वो दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। अतः 391 और 425 का एचसीएफ कितना होगा? 17 होगा। अब चेक करेंगे कि क्या 17 जो तीसरी संख्या है उसको भी डिवाइड कर पाता है। चेक कर लेते हैं। 527/17 करते हैं। तो 17 का पहाड़ा पढ़ो। 17 दूना 34, 7 तिया 51, 3 बार गया, 1 गया, 17 बचा। 17 का 9, 17 पूरा काट देता है। अतः तीनों संख्याओं का एचसीएफ लिखेंगे। अब दोबारा कर देंगे। 527 बराबर क्या हो सकता, लिख सकते हैं हम 31 गुणे 17 और प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब 527 भी 17 से कट जा रहा है और 17 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो हो गया ही। अतः हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 391, 425 और 527 बराबर कितना हो गया? 17। ये तो यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से हम निकाल लिए हैं। अब इसको चाहे तो हम चरण में भी लिख सकते हैं। क्या होगा अगर चरण में लिखेंगे? करके दिखा देते हैं यहीं पे। अगर जो एचसीएफ निकला है उसी को स्टेप में लिखना चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो 425 बराबर प्रथम चरण, ये फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 425 बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्या होगा? 425 बराबर 391, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो जाएगा, गुणे 1 और 8 प्लस में क्या हो जाएगा? शेषफल 34। दूसरे स्टेप में भाज्य क्या है? 391। चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर शून्य नहीं आया है, शून्य नहीं आएगा तो दूसरे स्टेप में जाएंगे हम। दूसरे स्टेप में भाज्य कितना होगा? 391 होगा। तो 391 भाज्य बराबर भाजक यहाँ पे क्या होगा? 34 होगा और भागफल कितना होगा? 11 होगा और शेषफल 17 होगा। तो 391 बराबर लिख सकते हैं हम 34 × 11 + 17। फिर यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो तीसरा स्टेप लिखेंगे। अब जहां तक रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम लिखते रहेंगे, चरण बढ़ाते रहेंगे। ये क्या हो गया? सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में यहां पे पहुंचेंगे। यहां पे भाज्य कितना है? 34 है और भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है? 17 और भागफल कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 17 गुणे 2 और यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो शेषफल क्या आ गया? 0। अतः 17 क्या होगा? जहां पे शेषफल 0 आ जाएगा उसके पहले का जो भाजक होता है वही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। अतः इन दोनों संख्याओं का मतलब 391 और 425 का एचसीएफ कितना हो गया? 17 आ गया। फिर से हमने चेक कर लिया कि क्या 17 527 को भी डिवाइड कर पाता है पूर्णतः। तो क्या हुआ कि 527 बराबर लिख सकते हैं हम 31 गुणे 17 और प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0। अतः लिखेंगे फाइनल में, अतः ये लिख दिया है, अतः HCF ऑफ 391, 425 और 527 बराबर 17। अब HCF निकालने के जो भी तरीके थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक पहला होगा कि किन्हीं 2 संख्याओं का HCF निकालना हो, दूसरा होता है किन्हीं 3 संख्याओं का HCF निकालना हो यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, और तीसरा ये क्वेश्चन बनता है कि दी गई संख्याओं में वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना होता है जिसको भाग देने पर, मतलब दी गई संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः शेषफल बच जाए कुछ भी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले करते हैं कि जो शेषफल दिया होता है उनको दी गई संख्याओं से घटा देते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले जो संख्या है उससे शेषफल को हम घटा देंगे। 398 में से 7 घटा दिए, इसी प्रकार सबको घटा दिए और जो संख्याएं बचेंगी उसको फिर से हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ, जो कि सीख ही चुके हैं। अब एचसीएफ इसमें कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देखते हैं।
छोटी संख्या प्राप्त हो जाए तो सबसे छोटी के बाद छोटी संख्या का किस संख्या के साथ अंतर कम है उसे देख लेते हैं। तो अंतर किसके साथ कम है इसमें 425, तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर जो एचसीएफ आएगा दोनों संख्या को उसको चेक करते हैं तीसरी संख्या के साथ। अगर तीसरी संख्या को भी वो पूर्णतः डिवाइड कर देता है तब वही एचसीएफ तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया 17 आ गया। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर और उसी टाइप के क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है 4 नंबर में, नहीं तो लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है। तो चलते हैं अब दूसरे टाइप की ओर। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का जो तीसरा टाइप बनता है वो ये क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों पहली ही वीडियो में मैंने पूर्णांक के बारे में बताया है। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी क्या होंगी? इंटीजर होती है। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या होती हैं? इंटीजर होती हैं। तो हमें दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में सबसे पहले जो पहला स्टेप है मानते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जहां b बराबर, यहां पे देख लेंगे ये देखो अगर यहां पे हम तुलना करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखें तो वहां पे क्या मिला था हमें? a बराबर, अगर कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो a बराबर क्या होता था? bq+r। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता था। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है वो क्या है? a बराबर bq+r। a क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर, यहां अगर a बराबर bq+6 से bq+r से तुलना करें तो b का मान यहाँ पे क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो हम मान लेंगे जहां b बराबर क्या है? 6 है। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा ये नाम बड़ा अटपटा सा है, इससे अच्छा इंग्लिश में ही ले लिया जाए। लेमा कहते हैं हम इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रमेयिका से बहुत बार प्रेमिका निकल आता है गलती से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें पता है कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर bq+r, जहां पे r क्या है? रिमाइंडर है। और ये जो r की वैल्यू होती है क्या होती है? हमेशा लेस देन होती है b से और ग्रेटर देन और इक्वल देन होती है 0 से। मतलब जो r का मान होगा वो हमेशा b से छोटा होगा और 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहां पर a बराबर bq+r, b बराबर हमें पता है क्या है? 6 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? वैल्यू रख दो b की, a बराबर 6q+r हो गया। तो r के अगर पॉसिबल वैल्यू देखा जाए, लगभग संभावित मान देखें तो अगर b 6 है, b की वैल्यू क्या है? 6 है, तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है?
0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या 3 या 4 या 5 हो सकती है। मतलब 0 से लेकर के 5 के बीच में r की वैल्यू, ये संभावित मान r का होगा। इससे 0 से छोटा मान नहीं हो सकता और 5 से बड़ा नहीं हो सकता। 5 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 से बड़ा हो जाएगा मतलब 6 के बराबर हो जाएगा, और हमें पहले से ही पता है कि जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा b से छोटी। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो b से हमेशा छोटी होगी और 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी। तो b की वैल्यू चूंकि 6 है तो r की वैल्यू हमेशा 0 से 6 के बीच में होगी। तो r के अगर संभावित मान हम देखें तो पॉसिबल वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगा, r बराबर 0 होगा या 1 होगा या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। इसको मान लो आप समीकरण 1 मान लो। अब इस r के मान को समीकरण 1 में बारी बारी से रख करके देख लेते हैं। लिखो r बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 6 क्यों प्लस r की जगह 0 रख देंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यों, जो क्या है, जो एक सम संख्या है, सम पूर्णांक है, जो एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक क्यों है? सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो। ये क्या 6 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 6 क्यों क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा। दोबारा में क्या करेंगे, हम r बराबर 0 लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे, r बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर 6 क्यों प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, जो एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। क्यों विषम धन पूर्णांक है? क्योंकि हमें पता है कि 6 क्यों क्या है, सम पूर्णांक है, और किसी सम संख्या में एक जोड़ दोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। अतः a बराबर 6 क्यों प्लस 1 क्या हो गया, एक विषम धन पूर्णांक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम r बराबर कितने वैल्यू रख चुके, 0 रख चुके, 1 रख चुके, अब रखेंगे r बराबर क्या बच गया, 0 1 2 रखने पर r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर 6 क्यों और प्लस r की जगह पे 2 हो जाएगा। तो ये तीसरी जो कंडीशन आई, a बराबर 6 क्यू प्लस 2, ये भी क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा, एक सम पूर्णांक है। क्यों सम पूर्णांक है, सम संख्या ये क्यों है, क्योंकि 6 भी 2 से डिविजिबल है और 2 तो खुद 2 से डिविजिबल होगा ही, और ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो वो सम संख्याएं होती हैं। तो ये पूर्णांक क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया। तो अब क्या करें, r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर लिख लेंगे हम। तो r बराबर 3 समीकरण 1 में रखोगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमें, a बराबर 6 क्यों प्लस क्या मिलेगा 3, और 6 क्यू प्लस 3 ये एक सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो पूरा क्या हो गया, ये एक विषम पूर्णांक हो गया, क्योंकि देखो ये 2 से कट जाएगा 6 लेकिन ये नहीं कटेगा, जो कि क्या हो गया, जो एक विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक है। ठीक, अब क्या करेंगे, r बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर r बराबर 1 रखेंगे, सॉरी 4 रखेंगे, तो a बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 6 क्यू प्लस 4 प्राप्त होगा।
यहाँ पे हम देखें तो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये क्या होगा, जो एक समपूर्णांक होगा, समपूर्णांक हो है। ठीक, अब उसके बाद कौन सी वैल्यू बची, एक ही 5 बची, उसको भी हम रख देते हैं, कहां पे रखते हैं, ऊपर रख देते हैं। सर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो a बराबर r बराबर क्या रख देते हैं हम, r बराबर 5 समीकरण 1 में रख दे, तो क्या वैल्यू हमें प्राप्त होगी, a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6q, a बराबर 6q और r की जगह पे +5, और a बराबर 6q + 5, ये क्या होगा, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b बराबर 6, ये b का वैल्यू हम क्वेश्चन से उठाएंगे। उसके बाद इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से हमें पता है कि a बराबर क्या होता है, bq + r, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, तो रख देंगे, तो a बराबर 6q + r हो गया। यहाँ पर हमें पता है कि जो r की वैल्यू होती है वो b से हमेशा छोटी होती है और 0 के या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी, मतलब r की अगर पॉसिबल वैल्यू हम देखें इसमें, तो क्योंकि b का मान 6 है तो r की वैल्यू हमेशा 6 से छोटी ही होगी, और किसके बराबर हो सकती है, 0 के बराबर, तो 0 से लेकर के 5 तक r की वैल्यू हो सकती है। इस r के सभी मान को समीकरण 1 में बारी बारी से रख देने पर हमें एक रिजल्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन को मिटा देते हैं। रिजल्ट क्या है कि a बराबर कौन कौन से 6q + 1 प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, 6q + 3, कहां पे देखो, यहां पर 6q + 1 प्राप्त हुआ है, यहां पे क्या प्राप्त हुआ है, 6q + 3 प्राप्त हुआ है, और यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 6q + 5, जो कैसे पूर्णांक हैं, जो एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, और यही हमें क्वेश्चन में दर्शाना था कि सिद्ध कीजिए कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया। अतः लिखेंगे, अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे की क्लास अब कल से कंटिन्यू करते हैं। कल जो इस एक्सरसाइज का बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे, नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे, और वो सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे जो बोर्ड में एकदम आना, जिनका सुनिश्चित हो या जिनका बोर्ड में आने की संभावना सबसे अधिक हो। तो प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें कि जो बोर्ड देने वाले बच्चे हैं उनको और गांव के बच्चों को बराबर लाभ मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।